ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम डिफाइन करते हैं टाइम को, केजी को और क्या कहते हैं लेंथ को। अब जो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वो बेसिकली हम देखेंगे कि बाकी जो बची हुई क्वांटिटीज़ हैं उनको हम किस तरह से डिफाइन करें, है ना। तो इसमें अब जो क्वांटिटी है, चौथी क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से डिफाइन किया है ये अब हम देखेंगे। तो इसमें भी अब इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि वो क्या करता है, एक हीट प्रोड्यूस करता है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना, और इलेक्ट्रोलिसिस करता है। तो बहुत सारी काम करता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो अब करंट को कैसे डिफाइन करें कि 1 एम्पियर का करंट आपका कितना होगा। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बोला, 2 वायर ले ली जो कि कैसी हो, इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक है, बहुत लंबी वायर ले ली कहना चाहिए, और एक वायर को फिक्स रखा। ये वाली वायर को अपन क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, और इस वाली वायर को कहना चाहिए नीचे, इस वायर के नीचे उन्होंने ऐसा कुछ लगा दिया जो कि स्लाइड हो सकता हो या मूव हो सकता हो, है ना। और दोनों वायर से अपन ने क्या किया, एक कनेक्शन कर दिया, दोनों वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस किस लिए, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इन वायर में करंट की वैल्यू कम होगी और इन वायर में या फिर इस वायर में करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इस वायर पे मान लो ये सब टेबल पे रखा, तो इस वायर पे अपन ने एक वेट लटका दिया और उस वेट, उसका जो वेट रख दिया, वेट इज इक्वल टू, वेट क्या होता है, फोर्स, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, है ना। उसका फोर्स उस पर कितना वेट लटका दिया, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ये तो अब जब 2 वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। क्यों अट्रैक्ट करती हैं, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना। समझ में आया, जब सेम डायरेक्शन में जब करंट जाता है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने कि जो वायर अपने सराउंडिंग में एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो दोनों वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगी। जब दोनों वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगी मतलब कि दोनों मैग्नेट हैं। तो जो दो मैग्नेट को अपन पास में लेके आते हैं तो वो क्या होता है, आपका क्या कहना चाहिए कि वो मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे देखना है। सो अब अपन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे वेट कितना रखा है आपका, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का, मतलब कि इसमें इस तरफ पे अभी कितना फोर्स लग रहा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लो ये पूरा सैंपल आपका एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा आपका एक टेबल पे रखा हुआ है। तो ये टेबल के नीचे लटक रहा है, आपका वेट कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का वेट, है ना। ये जो आपका 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का जो वेट है यहाँ पे लटक रहा है। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, ये इसका जो वेट है। तो ये वेट इसको नीचे की तरफ पुल करेगा, इस वायर को नीचे की तरफ पुल करेगा। अपन जब यहाँ से, अब मान लो यहाँ से अपन ने करंट दिया, तो जब करंट देंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा मान लो, ठीक है। इसको ऐसा लगा देते हैं, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, दोनों में ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मान लो इसमें करंट बढ़ाया अपन ने, और करंट बढ़ा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए। इसके नीचे स्लाइडर्स थे, तो ये वायर किसके पास आने लग गई, इस वायर के पास आने लग गई। तो अपन ने बोला कि नहीं करंट बहुत ज़्यादा है, तो ये क्योंकि इसके पास आने लग गई, तो फिर अपन ने इस रियोस्टेट के हेल्प से इस करंट को क्या कर दिया, कम कर दिया,
तो ये करंट को कम कर दिया। जब करंट को कम कर दिया तो क्या हो गया, ये वायर अब बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो ये अब इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बिकॉज इस तरफ इसके पास वेट है तो ये इस डायरेक्शन में ये वेट इसको अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। तो बोला बहुत ज़्यादा कम कर दिया, फिर से बढ़ाओ। तो फिर मिला के अपन इसमें से इस रियोस्टेट की मदद से इतना करंट पैदा करते हैं कि इसमें दोनों तरफ जो फोर्स लगी, इस तरफ फोर्स किसके कारण लगेगा, इस वेट के कारण लगेगा, और जो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो दोनों फोर्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये अपनी वायर किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। देखिए इस तरफ जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, आपके मैग्नेटिक, ये कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और जो इस तरफ फोर्स लग रहा है वो किसके कारण होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, पुल कर सकते हैं तो इसको खींचेगा। तो जब ये वायर कितनी की होंगी, और 1 मीटर, अभी जो सैंपल लेंगे वो अपन कितने का लेंगे, 1 मीटर। तो इस कंडीशन में जो इसमें से करंट फ्लो होगा उस करंट को अपन क्या बोलेंगे, वो करंट होगा आपका 1 एम्पियर का करंट। आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी 1 एम्पियर की, दैट कि अगर एक कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में पार होता है तो उसको अपन 1 एम्पियर कर, लेकिन वो ऐसा ही डेफिनेशन नहीं है। जो डेफिनेशन है वो ये है कि क्या है कि an ampere is the constant current which if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible cross section and placed 1 meter apart, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 1 meter apart in vacuum, would produce a force between these conductor that will be equals to 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। देखिए यहाँ पे अपन ने कितना वेट रखा था, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये वायर इसको कितने से अट्रैक्ट करेगी, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 से। तो जब दोनों तरफ बराबर फोर्स रहेगा तो ये वायर कहीं नहीं जाएगी, मतलब कितने का फोर्स लगना चाहिए, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 का, तभी ये किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, और ये इसको मेंटेन करेगी। तो इतना फोर्स मेंटेन करने के लिए कितना, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स मेंटेन करने के लिए किनके बीच में, दो वायर के बीच में, जो कि 1 मीटर अपार्ट डिस्टेंस पे हैं, तो उस करंट को अपन क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। अच्छे से समझिए डेफिनेशन क्या है। इट इज अ अमाउंट ऑफ करंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन बिटवीन टू वायर्स विच इज केप्ट 1 मीटर अपार्ट। समझे, तो ये इसकी डेफिनेशन, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फोर्स of 2 into 10 to the power minus 7 Newton between two parallel wires placed at 1 meter apart। तो इस फोर्स को मेंटेन करने के लिए जितना करंट लगेगा उस करंट को अपन क्या बोलेंगे, 1 मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, डेफिनेशन है। अब दूसरा आता है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसकी यूनिट क्या है, केल्विन। तो ये यूनिट कहाँ से आती है, देखिए एक जो अपन नॉर्मल डेली लाइफ में टेम्परेचर की जो यूनिट के बारे में बात करते हैं वो अपन मेजर करते हैं क्या, डिग्री सेल्सियस, है ना। और उसकी यूनिट क्या है, वो क्या होता है आपका कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, सॉरी नॉर्मल प्रेशर आपका कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस प्रेशर पे जब वाटर फ्रीज होता है, वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है, तो वो उसका टेम्परेचर अपन बोलते हैं दैट इज योर 0 डिग्री सेल्सियस। और उसी प्रेशर पे जब वाटर बॉईल होता है ना, वाटर क्या होता है, बॉईल होता है, या फिर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप डेली लाइफ में ये वाला स्केल यूज करते हैं, 0 से मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक या स्टीमिंग पॉइंट तक जो टेम्परेचर गैप था आपने उसको 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, तो ये कितना हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ये लेकिन आपका ये ऐसा यूनिट में नहीं, ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो अब 0 डिग्री के नीचे भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है,
है ना। तो इसीलिए उन्होंने इसको और नीचे लेके गए। देखेंगे कि ये जो 0 डिग्री होता है आपका, इस 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। मान लो आपके पास एक वाटर, एक बीकर है और उस बीकर में आपने वाटर फिल किया, ठीक है। तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, मान लो कम टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, और इस पे आपने एक आइस का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। आइस का टुकड़ा डाल दिया, आइस का टुकड़े का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे इस वाटर का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा इवोपरेशन भी देखने को मिलेगा। तो मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर की तीनों स्टेट मिल जाती हैं, है ना। वाटर की तीनों स्टेट आपको ये सॉलिड में भी मिल जाएगा जो कि आइस है, लिक्विड में भी मिल जाएगा, और इवोपरेशन हो रहा है तो गैसियस स्टेट में भी मिल जाएगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्यों ट्रिपल पॉइंट? क्योंकि इस पॉइंट पे वो 3 स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। और इससे यहाँ पे कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। जब वो आइस बन जाता तो भी उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इसका टेम्परेचर इतना कम कर दो कि जो भी मोशन है, जिस तरह की भी मोशन है, वो मोशन क्या हो जाए, पूरी तरह से स्टॉप हो जाए। जब मोशन पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा तो वो जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर उसको बोलेंगे अपन 0 केल्विन। उसको क्या बोलेंगे 0 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम करते गए, जहां पे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरी तरह स्टॉप हो जाएं, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं 0 केल्विन। और इसके नीचे नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। नेगेटिव टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पॉसिबल होता है, क्योंकि उससे कम डिग्री में अगर आपका टेम्परेचर है तो एग्जिस्ट वो आइस स्टेट में रहेगा। लेकिन उससे और भी ज़्यादा कम करते जाओगे तो एक स्टेट ऐसी आएगी जब मॉलिक्यूल्स के मोशन पूरी तरह से स्टॉप हो जाएं। तो जब मॉलिक्यूल्स के मोशन पूरी तरह से स्टॉप हो गए तो उसको क्या बोलते हैं 0 केल्विन। तो 0 केल्विन से ट्रिपल पॉइंट तक, अब 0 डिग्री सेल्सियस बोलना छोड़ दो, इसको क्या बोल दो ट्रिपल पॉइंट। ओके, इस चीज को अपन बोलते हैं अब ट्रिपल पॉइंट। तो ये हो गया ट्रिपल पॉइंट। तो इस ट्रिपल पॉइंट और 0 केल्विन को अपन कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 273.16 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। छोटे 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 कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने, 273.16 पार्ट। और उस एक पार्ट को अपन क्या बोलते हैं 1 केल्विन। ठीक है, दैट 1 पार्ट विल बी कॉल्ड एज 1 केल्विन। तो क्या कह सकते हो आप कि 0 से ट्रिपल पॉइंट के बीच में, 0 से ट्रिपल पॉइंट के बीच में, 0 केल्विन से ट्रिपल पॉइंट के बीच को के 273.16 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जो एक पार्ट आया वो क्या कहलाएगा आपका 1 केल्विन। समझ में आया? सो ये होता है आपका 1 केल्विन। तो इधर पे लिखा है केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 27 आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसको आपने क्या कर दिया है 273 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट 273 पार्ट के 273 में से एक पार्ट को आप क्या बोलोगे 1 केल्विन। जैसे ये आपने ट्रिपल पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से आप कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक आपने इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया, और इस एक पार्ट को क्या बोल रहे थे आप 1 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे ही ये पूरे 273 पार्ट्स जो आपने बनाए हैं, ये पूरे 273 पार्ट्स हैं, उस पूरे 273 में से एक पार्ट को आप क्या बोलोगे दैट विल बी कॉल्ड एज 1 केल्विन। तो ये होता है आपका केल्विन टेम्परेचर। अब इसकी बात आती है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या है कि द मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज
as there are in atom of carbon 12. तो amount of mole amount of substance is just a number of elementary particles, या number of atoms कह सकते हो, या number of elementary particles present in a substance. तो कार्बन ही क्यों लिया है इसमें? कार्बन इसलिए लिया है क्योंकि कार्बन इजीली अवेलेबल होता है हर जगह पे, इसलिए कार्बन लिया है. तो जस्ट इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ एटम्स. कितने में आपका 0.012 kg ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के 12 ग्राम के सैंपल में, 12 ग्राम का 12 ग्राम के सैंपल में जितने एटम्स होंगे वो एटम्स आपके क्या कहलाएंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और दैट विल बी कॉल्ड एज 1 मोल. जब इसको काउंट करते हैं कि 12 ग्राम के कार्बन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इट कंटेन्स अराउंड समथिंग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम. इतने एटम्स के करता है ये रखता है. 12 ग्राम के एटम में कितने, 12 ग्राम के कार्बन में कितने एटम होते हैं? 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स. तो 1 मोल इज इक्वल टू हो जाता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स एक एटम में. तो कार्बन इसीलिए लिया है क्योंकि कार्बन आपका आराम से अवेलेबल होता है मार्केट में. 12 ग्राम ही क्यों लिया है? क्योंकि 12 ग्राम इसलिए लिया है क्योंकि ये कह सकते हैं कि एक मोस्टली 12 ग्राम कार्बन, मतलब कि 1 ग्राम होता है आपका एक हाइड्रोजन एटम के बराबर, इसलिए इसको 12 ग्राम लिया क्योंकि 12 ग्राम में, ठीक है, 12 ग्राम्स, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल्स टू योर 1 हाइड्रोजन एटम इन 1 ग्राम. ओके, सो लाइक दैट. ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं. तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है. क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? इट इज यू कैन से द शाइनिंग और द ब्राइटनेस. ब्राइटनेस होती है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना. ब्राइटनेस कैसे होती है? देखिए आपके पास, आप टंगस्टन बल्ब की बात करते हैं. टंगस्टन बल्ब को आप आराम से देख सकते हैं. यू कैन इजीली सी इट. 60 वाट का हो तो आराम से देख सकते हैं, है ना. 100 वाट का हो तो भी आराम से देख सकते हैं. 500 वाट का हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी. क्या आप सन को उतनी आराम से आंख खोल के देख सकते हैं? कैन यू वॉच इट? कैन यू वॉच द सन इजीली एज यू आर वॉचिंग दीज बल्ब्स? नो, बिकॉज सन इज वेरी मच ब्राइट. तो इस ब्राइटनेस को कैसे मेजर करें? तो उसको मेजर करने के लिए सिंपल सी बात थी कि जो ब्राइटनेस होती है, मोर ब्राइटनेस मीन्स मोर एनर्जी इज कमिंग, है ना, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम यू कैन से, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है. तो उसको वॉट के टर्म्स में इन्होंने क्या किया है? मेजर किया. देखिए वॉट पर स्टेट. और आप अगर बल्ब जलाते हैं, ये सन है, तो सन भी हर डायरेक्शन में एनर्जी क्या कर रहा है? दे रहा है. हर डायरेक्शन में एनर्जी दे रहा है. तो आप क्या करते हैं कि एक सॉलिड एंगल ले लेते हैं और उस सॉलिड एंगल में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना एंगल, कितनी एनर्जी आ रही है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलते हो? 1 कैंडेला. तो अब कौन सी एनर्जी? तो जो नॉर्मली अपन देखते हैं वो एनर्जी की बात करते हैं. नॉर्मली अपन कौन सी एनर्जी देखते हैं? कैंडल से. कैंडल से जो लाइट आती है येलो, लेकिन आप येलो लाइट तो लिख नहीं सकते, तो इसके लिए अपन एक फ्रिक्वेंसी चूज कर लेते हैं जो येलो लाइट की होती है. क्या होती है आपकी? 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज. ओके, एक काम करते हैं अपन, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, यहीं पे लिख लेंगे. ओके, तो एक छोटे एक स्टेरेडियन में, पर स्टेरेडियन मतलब कि एक स्टेरेडियन के एंगल में जब आपकी येलो लाइट आए, येलो लाइट मीन्स 540 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी की लाइट आए, और वो लाइट जो है कितनी एनर्जी लेके आए?
1/683 वॉट पर इतनी एनर्जी एक स्टेरेडियन के एंगल से लेकर आती है तो उसको बोलते हैं अपन 1 कैंडेला, क्योंकि ये एनर्जी एक छोटी सी कैंडल लेके आती है ना, छोटे एक नॉर्मल साइज की कैंडल इतनी एनर्जी लेके आती है पर स्टेरेडियन में, तो उसको कहते हैं अपन 1 कैंडेला। ठीक है, कि अपन ने यहाँ पे, अब तुमने एक बल्ब जलाया, मान लो यहाँ पे एक बल्ब जला दिया तो वो ग्लो कर रहा है। अब वो ग्लो कर रहा है तो हर साइड में जा रहा है, हर साइड में जा रहा है तो हर सॉलिड एंगल में जाएगा। तो एक स्टेरेडियन में वो इस फ्रीक्वेंसी की जब इतनी एनर्जी लेके आए तो उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, 1 कैंडेला। मतलब कि एक सॉलिड एंगल में, एक स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में अगर येलो लाइट इतनी एनर्जी लेके आती है 1/683 वॉट, देन दैट विल बी कॉल्ड एज 1 कैंडेला। इसलिए अब उसमें येलो लाइट ही इसलिए लेते हैं क्योंकि कैंडल्स जो होती है मोस्टली आपको येलो लाइट देखती है, कभी भी कैंडल्स आपको ब्लू या ग्रीन लाइट नहीं देंगी, इसलिए उसको ये जो लाइट ली है ये अराउंड येलोइश कलर की होती है, इसलिए यही फ्रिक्वेंसी उन्होंने ली है। ठीक है, एंड इतनी एनर्जी वो लेके आना चाहिए, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 कैंडल। सो दीज आर दी डेफिनेशंस ऑफ योर SI यूनिट्स। ओके, वैसे ये लिखने को नहीं आती बट फिर भी आप इनको समझ लें तो समझने में आसानी हो, इस तरह से समझ लेंगे तो आपको फ्यूचर में आसानी होगी। ठीक है, सो थैंक यू, दिस इज इट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल